हाय स्टूडेंट्स फ्रॉम सीए फाउंडेशन। देखिए, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आरटीपी डिस्कशन फॉर नवंबर 2022 विद रिगार्ड टू योर पेपर 2 बिजनेस लॉस। इससे पहले हमने अमेंडमेंट्स की बात करी थी। आज हम आरटीपी में से क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। मिस्टर वाई एक डिवोटी है एंड वांट्स टू डोनेट एन एलिफेंट टू द टेम्पल एज कोर पार्ट ऑफ रिचुअल वर्शिप। तो एक मंदिर में वो एक हाथी दान करना चाहते हैं क्योंकि वहां की परंपरा है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर एक्स के साथ, वो उससे हाथी खरीदेंगे। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर वाई टू सेल हिज एलिफेंट, और वो बेचेंगे 20 लाख का। बोथ वर अनअवेयर कि एलिफेंट कुछ दिन पहले ही मर चुका है। दोनों को नहीं मालूम। क्वेश्चन ये है वेदर इट इज अ वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हम पढ़ते हैं सेक्शन 2J के अंदर डेफिनेशन किस चीज की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ व्हेन इट बिकम्स सीजेस टू बी इन्फोर्सेबिलिटी। सिंपल कह लीजिए, इसे कहते हैं हम इम्पॉसिबिलिटी। और इम्पॉसिबिलिटी हो यहां पे क्या है, दोनों को नहीं मालूम है कि ये एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को ही नहीं मालूम है कि हाथी की मौत हो चुकी है। तो इसे हम कहते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल का मतलब हो गया जब एग्रीमेंट किया है शुरू से ये एग्रीमेंट परफॉर्म ही नहीं हो सकता। और इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर हम कहां पढ़ के आते हैं, सेक्शन 56 के अंदर पढ़ के आते हैं, जहां हम इनिशियल भी पढ़ते हैं एंड सुपरवेनिंग भी पढ़ते हैं, राइट। तो हम कहेंगे ऑब्वियसली दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड बिकॉज अब ये इन्फोर्स नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय टीचर कि वो अपना बाइक बेच दे एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस, कि टीचर ने कहा तेरे को नंबर अच्छे दे दूंगा। उसने बाइक बेच दी। हाउएवर फादर ऑफ द स्टूडेंट परसुएडेड, उसने बेटे को मनाया कि टीचर के ऊपर केस कर, ये घटिया आदमी है। पर्सन, क्या स्टूडेंट टीचर के ऊपर केस कर सकता है, एंड अगर यस तो कौन से ग्राउंड पे। दूसरा एक और प्रश्न इस वक्त पूछा गया, गिव द सर्कमस्टांसेस जब विंडिक्टिव या एक्सम्पलरी डैमेजेस में बी अवॉर्डेड फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले में फिर से आते हैं, टीचर ने आपको ज्यादा नंबर लाने के लिए अपनी बाइक आपसे सस्ते रेट पे उसने खरीद ली, तो इसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16, राइट, जिसे हम मेंटल फोर्स भी कहते हैं। और उसका परिणाम हम ये जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है अंडर सेक्शन 19। तो स्वाभाविक है यहां पे स्टूडेंट टीचर के ऊपर केस कर सकता है ताकि ही कैन गेट हिज बाइक बैक। विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस हम कहते हैं बाय वे ऑफ पनिशमेंट होता है। ये सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 सिचुएशन में अलाउड होता है। एक है आपने शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, एक है बैंक वाले ने रॉन्गफुल डिसऑनर कर दिया चेक का जबकि आपके अकाउंट में एडिक्वेट बैलेंस था। इसलिए सिंपली पूछा गया कौन से सर्कमस्टांसेस में आप इसके लिए स्यू कर सकते हैं, तो 2 रीजन आप बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण एग्री टू परचेज वुडन टेबल फॉर हिज स्टडी रूम फ्रॉम एक्स। वुडन टेबल खरीदना चाहते हैं, टेबल एक अच्छी कंडीशन में था और करण ने उसे देख भी लिया खरीदने से पहले, उसको कोई डिफेक्ट दिखा नहीं, 20,000 रुपए दे भी दिए। लेटर ऑन पता चलता है एक उसकी लेग जो है वो टूटी हुई थी और कुछ इस तरह से चिपकाई हुई थी कि वो छुप जाए वो डिफेक्ट। प्रश्न ये है क्या करण ये टेबल वापस कर सकता है और अपने रुपए वापस ले सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखा जाए तो देखिए, जिसने उसको ये बेचा है उसने फ्रॉड किया है, राइट, कंसीलमेंट, छुपा लेना। तो आपने फ्रॉड का मतलब ही क्या है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देना। और हम जानते हैं सेक्शन 19 में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल, या जिसे कहते हैं आप रिसाइंड या कैंसिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस। ये पहले भी देखिए आरटीपी में आए हुए हैं। मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया है कि वो वाई को जिंदा कर देगा। साहब ऐसा नहीं हो सकता, इसे हम कहते हैं शुरू से ही इम्पॉसिबिलिटी है। सेक्शन 56 एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। ए ने एग्री किया है वो बेचेगा 50 किलो एप्पल बी को। लॉडेड ट्रक चला गया 15 मार्च को, लेकिन रास्ते में रॉइड्स झगड़े हो रहे थे और ट्रक पहुंचा 19 को। हम जानते हैं ये पेरिशेबल कमोडिटी है, तो ऑब्वियसली वो तो सड़ जाएंगे जब तक वो पहुंचेंगे। तो ये पेरिशेबल गुड्स में हमेशा क्या होता है, टाइम इज द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 55 के अंदर, राइट। सो तो जब पहुंचते हैं तो वो रोटन है, सड़ चुके हैं, तो इसे हम कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इसके ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हम कहां पढ़ के आते हैं, अगेन सेक्शन 56 में हम पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में, राइट। देयर आफ्टर
एक आर्टिस्ट ने प्रॉमिस किया वो पेंट करेगा ऑन अ फिक्स डेट फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन बट मेट विद एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हिज बोथ हैंड्स। देखिए हम सेक्शन 40 में पढ़ते हैं परफॉर्मेंस बाय ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय होम। तो यहाँ पे एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्सनल स्किल के ऊपर ये डिपेंडेंट है। इसे भी आप साथ में क्या कह सकते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 40 रेड विद 56। अभिषेक ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है टू इंपोर्ट टॉयज फ्रॉम चाइना, लेकिन डिस्टर्बेंस हो गया दोनों कंट्रीज के रिलेशन में, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना क्या हो गया, बैंड। तो अगेन ये सेक्शन 56 देखिए मेनली यहाँ पे मेन चल ही क्या रहा है, देखिए हर पॉइंट के ऊपर सेक्शन 56 के ऊपर ही हम पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पे 56 की बात थी, यहाँ पे भी है। तो हम सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी पढ़ते होते हैं ड्यू टू चेंज इन लॉ। तो एक तरह से लॉ चेंज हो गया, सरकार ने मना कर दिया चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, दो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बट नथिंग इन एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू माइनर। तो माइनर में हम सिंपली कहते हैं एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अब इनिशियो बट ही कैन इन्फोर्स ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हिज बेनिफिट। मतलब हर सिचुएशन में माइनर को लड्डू है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनवा ले, चाहे तो वो अपने बेनिफिट के लिए है तो उसे इन्फोर्स कर सकता है, राइट। तो हम यही कह रहे हैं कि माना वो कॉम्पिटेंट नहीं है लेकिन वो हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिशियरी है, उसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और वो उसे इन्फोर्स कर सकता है। जैसे हम पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 में कहते हैं ही कैन बी एडमिटेड, वो एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में फॉर द बेनिफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट, यहां से सेल ऑफ गुड्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला, सी ने खरीदा एक बन फ्रॉम अ बेकर शॉप, लेकिन जैसे उसने खाया उसमें से एक पत्थर निकला, उसका दांत टूट गया। कहता बताइए उसके पास क्या राइट्स अवेलेबल है। सेकेंड पार्ट है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद बी टू बाय 50 कुर्सियां एक पर्टिकुलर क्वालिटी की, बी ने 25 दे दी और कहा और 25 दे दी किसी और क्वालिटी की, बताइए उसकी क्या राइट्स हैं। तो डिलीवरी नहीं हुई सेम क्वालिटी की। तो पहले में देखिए हम पढ़ते होते हैं इंप्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस, मतलब जो भी आप सामान दें खाने वाला वो खाने लायक होना चाहिए, ये एक इंप्लाइड कंडीशन होती है। इसलिए आप क्या रिकवर कर सकते हैं, डैमेजेस। देन जब डिलीवरी होती है ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन, ये सेक्शन 37 में हम पढ़ के आते हैं कि अगर आप मिक्स्ड क्वालिटी के गुड्स भेज देते हैं तो यहां पे जो बायर है उसके पास राइट है या तो वो एक्सेप्ट कर ले एंड रिजेक्ट द रेस्ट, राइट, कि मतलब वो एक्सेप्ट कर ले जो इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी रिजेक्ट कर दे, और ध्यान दीजिएगा और मे रिजेक्ट द होल, जितने सही है रख ले बाकी ना रखे, या पूरा का पूरा रिजेक्ट वो कर सकता है। देयर आफ्टर अंकित को एक ब्लैक पेन चाहिए एग्जाम के लिए, वो एक स्टेशनरी शॉप पे जाता है और बताता है ब्लैक पेन दे दीजिए। सेलर ने उसे पेन दिया कि ये ब्लैक है, लेकिन इट वाज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द पैकेट कि ये ब्लू इंक का है। अंकित ने इग्नोर कर दिया क्योंकि सेलर की बात मान ली और पेन ले आया। आफ्टर रीचिंग हिज हाउस अंकित फाइंड्स कि ये तो ब्लू पेन है। अब वो वापस करना चाहता है विद द वर्ड्स दैट द सेलर हैज वायलेटेड द इंप्लॉयड कंडीशन ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सो देखिए हम सेक्शन नंबर 16 में पढ़ते हैं कि जब आप सामान खरीदते हैं बाय डिस्क्रिप्शन और जो कि उस और सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है, तो एक इंप्लॉयड कंडीशन होती है कि गुड्स वो क्या कॉरस्पॉन्ड करें, मतलब सेम वैसे होने चाहिए। लेकिन दूसरा हम ये भी कहते हैं बट वेयर द बायर कुड फाइंड द डिफेक्ट बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन, आप सिंपली डिफेक्ट देख सकते हैं, जैसे साफ लिखा है ब्लू पेन, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई। तो यहां पे क्या लग जाएगा, केविएट एम्प्टर आपके ऊपर नहीं लगेगा, लेट द बायर बिवेयर। सो इसलिए केविएट एम्प्टर, हेंस द रूल ऑफ केविएट एम्प्टर विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि यहां इंस्टीट्यूट ने अपने पहले पैरे में लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, लेकिन सेंस क्या बनता है, लेट द बायर बिवेयर विल बी एप्लीकेबल, और अंकित उसे वापस नहीं कर पाएगा। तो इसको मेन लाइन लेके चलें। आकांश ने एक टेलीविजन सेट लिया जेठालाल से ऑनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द कंडीशन कि फर्स्ट 3 days ही विल चेक क्वालिटी, और सेटिस्फाई हो गया तो पैसे दे देगा वरना वापस कर देगा, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है। सेकेंड डे टेलीविजन सेट वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक, जेठालाल डिमांडेड द प्राइस, वेदर आकांश क्या वो लायबल होगा या नहीं। देखिए हम सेक्शन 24 में जो पढ़ते हैं कि गुड्स डिलीवर किए बायर को आपने अप्रूवल बेसिस या सेल और रिटर्न बेसिस, तो हम कहते हैं प्रॉपर्टी कब पास होगी बायर को, या तो वो सिग्निफाई करते मतलब हाँ या ना कह दे अपनी, राइट, या कुछ ऐसा चीज करे जिससे समझ में आता है कि उसने अडॉप्ट कर लिया है, या उसने सिग्निफाई नहीं किया हाँ या ना
और एक टाइम पीरियड क्या हो गया, बीत गया, तो हम कहते हैं ऑनरशिप या प्रॉपर्टी उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। देन हम सेक्शन नंबर 8 के अंदर पढ़ते हैं कि जहां पे एग्रीमेंट है टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, ना सेलर की गलती ना बायर की, और वो हो गए पेरिश या कह लो डिस्ट्रॉय हो गए, राइट। तो हम कहते हैं बिफोर द रिस्क पासिस टू द बायर, कि प्रॉपर्टी बायर की होती है, द एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। तो यहां पे आपके पास 3 दिन का टाइम था, अभी तो प्रॉपर्टी आपके पास हुई नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे प्रॉपर्टी अभी पास नहीं हुई है, तो इसलिए यहां पे ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है यहां पे। नेक्स्ट, व्हेन कैन एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स, वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। कैन ही एक्सरसाइज लियन का राइट इवन इफ प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, और कब ये राइट टर्मिनेट हो सकता है। कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री, जिसका मतलब है कोर्ट का ऑर्डर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कोर्ट। तो देखिए हम लोग पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 46 के अंदर कि लियन का मतलब है रख लीजिए सामान जब तक अगला आपको आपके पैसे ना दे दे, और 47 में हम पढ़ते हैं कि ये राइट अनपेड सेलर को कब मिलता है कि सामान बेचा गया लेकिन विदाउट एनी स्टिपुलेशन, मतलब कोई टर्म नहीं डाली गई है उधार की, या उधार का समय एक्सपायर हो गया और बायर हो गया इंसॉल्वेंट। सो द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज कर सकता है इवन इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, क्योंकि प्रॉपर्टी पास हुई है यानी ऐसी कोई कंडीशन सेक्शन 47 में नहीं है। टर्मिनेशन के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 49 में। तो देखिए टर्मिनेशन तभी होगा जब आपके पास पोजीशन ना रहे, जिसका मतलब है आपने गुड्स क्या किए, डिलीवर कर दिए हैं, या तो बायर को कह लीजिए या कैरियर जो भी ट्रांसपोर्टर है उसको दे दिए हैं, या बायर उसके एजेंट ने लॉफुल पोजीशन ले लिया है। तीसरा था क्या कोर्ट के डिक्री के बाद भी आप लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की हमें सेक्शन 47 की ये 3 कंडीशन देखनी होती है। नाउ क्वेश्चंस ऑन द पार्टनरशिप एक्ट। मोहन, सोहन, रोहन 3 पार्टनर्स हैं। उन्होंने बोहन को नॉमिनल पार्टनर एडमिट किया है। बोहन इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट इन द फर्म, लेकिन आफ्टर सम टाइम अ क्रेडिटर करंट फाइल्ड अ सूट टू बोहन फॉर रिकवरी ऑफ हिज डेट। बोहन डिनाइड द सेम कि मैं तो सिर्फ एक नॉमिनल पार्टनर हूं इसलिए मैं लायबल नहीं हूंगा, और इसलिए आप पैसे बाकी पार्टनर से लीजिए। प्रश्न, क्या बोहन लायबल होगा? इन केस करंट हैज फाइल्ड द सूट अगेंस्ट फर्म, वेदर बोहन वुड बी लायबल। मतलब क्या स्लीपिंग नॉमिनल पार्टनर के खिलाफ डायरेक्टली आप केस कर सकते हैं, या फर्म में भी करेंगे तो भी वो लायबल होगा या नहीं। तो नॉमिनल हम कहते हैं जस्ट जिसने नाम दे रखा है। नो डाउट उसे कोई प्रॉफिट में शेयर नहीं होता, लेकिन याद रखिए वो हमेशा लायबल होता है, और इसलिए रिटायर होने के लिए उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो इसलिए हम कहेंगे जैसे ही बोहन एडमिट होता है, करण जो है उसने पैसे मांगे, तो इसलिए बोहन एज ए नॉमिनल पार्टनर लायबल रहेगा। और अगर वो करंट फर्म के अगेंस्ट भी केस करता है तो आंसर क्या रहेगा? सेम, दैट मीन्स बोहन विल बी लायबल। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर्स हैं। फर्म ने डिसाइड किया है वो एक मशीन खरीदेंगे इस कंपनी से, लेकिन वो मशीन खरीदते उससे पहले सी की मौत हो गई। मशीन खरीद ली गई, बट देयर आफ्टर ए एंड बी इंसॉल्वेंट हो गए, एंड फर्म कुछ पैसे नहीं दे पाएगी। प्रश्न ये है क्या वो कंपनी जिसने मशीन बेची है वो सी की एस्टेट से ये प्रॉपर्टी, ये पैसे रिकवर कर सकती है या नहीं? देखिए जब पार्टनर की मौत हो जाती है, सेक्शन 35 में हम साफ कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी प्राइवेट एस्टेट किसी एक्ट के लिए लायबल नहीं होती, राइट, और ना ही इसके लिए कोई आपको पब्लिक नोटिस वगैरह देने की जरूरत होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कंपनी आपसे पैसे रिकवर नहीं कर पाएगी, या यूं कह लीजिए आप उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे। Next, G and IS were friends and they decided to form a firm and trade in a particular type of chemicals. 3 साल की पार्टनरशिप के बाद एक लॉ आ गया है जिसने बैन कर दिया है ट्रेडिंग उन केमिकल्स में। कहता बताइए क्या वो तीनों पार्टनर्स कंटिन्यू द पार्टनरशिप और विल देयर पार्टनरशिप गेट डिसॉल्व्ड? तो देखिए हम सेक्शन 41 के अंदर पढ़ के आते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है कि जहां कुछ ऐसा इवेंट हो गया विच मेक्स द बिजनेस व्हाट अनलॉफुल, तो हम कहेंगे यहां पे आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा। क्वेश्चंस ऑन एलएलपी एक्ट ऑफ 2008, सिंपल प्रोसीजर पूछा गया फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। तो सेक्शन 34 एलएलपी एक्ट में हम पढ़ते हैं कि जहां तक बुक्स वगैरह सवाल है आप कैश बेसिस पे बनाएं, क्रूल पे बनाएं, डबल एंट्री सिस्टम पे आप बनाइए और रजिस्टर्ड ऑफिस में उन्हें बना के रखिए, और आपने 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर
फाइल करनी होती है, जिसके ऊपर डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन भी करते हैं। और जब आप फाइलिंग करते हैं इसे रजिस्ट्रार के पास, तो इसके साथ आपको फीस भी लगा के देनी पड़ती है और आपको अकाउंट्स का ऑडिट भी करवाना पड़ता है। डायरेक्ट पर्सन है तो सब कुछ वही चीजें हैं, कौन से अकाउंट्स हैं, कैसे बनेंगे, रिटर्न, फाइलिंग एंड ऑडिट। अगला एक थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, कहता है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी एक लाइसेंस लेना चाहती थी फॉर व्हीकल्स, बट वो लाइसेंस नहीं ले पाई, नहीं मिलेगा कि अगर वो अपने नाम पे अप्लाई करें। तो इसलिए इस कंपनी ने क्या किया, एक सब्सिडरी बना ली। इसलिए बना ली ताकि एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस हम सब्सिडरी के नाम पे दे दें और द व्हीकल्स वर टू बी ट्रांसफर्ड, और जो व्हीकल्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सब्सिडरी को। विल द पेरेंट, पेरेंट का मतलब हो गया सब्सिडरी कंपनी, एंड सब्सिडरी कंपनी बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल यूनिट्स। देखिए याद कीजिए, माना सब्सिडरी आपकी है बट एट द एंड ऑफ द डे दे बोथ आर टू सेपरेट कंपनीज, राइट। तो आपने सब्सिडरी कंपनी बनाई है वो एक अलग है, लेकिन याद कीजिए हमने कहा था अगर आपने कंपनी बनाई है जो कि सिर्फ आपका अलग से उसकी कोई पहचान नहीं है, आपके एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो हमने कहा था वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। तो इसलिए हम कहेंगे यहां कंपनी अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देती है और उसकी व्हील यहां लिफ्ट की जाएगी और इसलिए होल्डिंग कंपनी इसके लिए लायबल होगी। और फैक्ट्स जो हैं इस प्रॉब्लम के सिमिलर टू द केस ऑफ मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन वाले हैं, इसलिए हमने कहा इसे हम सेपरेट यूनिट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के ऊपर आते हैं बेटा जी। एबीसी एक प्राइवेट लिमिटेड है और वो ओवरस्टेट कर रही है अपना खर्चा पीएनएल अकाउंट के अंदर कुछ सालों से। इंक्वायरी के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ आप ज्यादा खर्चा दिखा रहे थे, आप टैक्स अवॉइड करना चाहते थे, लेकिन ऐसा आपकी कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है। क्या कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं कि आप फ्रॉड के लिए बने हैं, आप अगर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, राइट। सर दिनशा मानिक जी पेटेंट वाला केस जो हमने किया है वो आप यहां पे कोट कर सकते हैं, तो इसलिए आपका यहां लिफ्ट किया जाएगा और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को डिसरिगार्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, अ कंपनी सेक्शन 8 में आप रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट में, नॉट फॉर प्रॉफिट, और कहता है आप पिछले 5 साल से प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आफ्टर चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कुछ मेंबर्स ने कंटेंट किया है कि उन्हें डिविडेंड मिलना चाहिए। डिविडेंड तो दे नहीं सकती, ये सेक्शन 8 कंपनी पे रोक होती है। क्या कंपनी दे सकती है? नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? अरे भाई 1 रुपया भी नहीं दे सकते। ऑल्सो टू डिस्कस दिस अलॉन्ग विद अदर रेगुलर मैटर्स द कंपनी केप्ट अ जनरल मीटिंग बाय गिविंग 14 डेज नोटिस। देखिए वैसे कंपनीज एक्ट में नोटिस होता है जनरल मीटिंग का 21 दिन का, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को कुछ प्रिविलेज है, जिसका मतलब है बेनिफिट है। 21 दिन की बजाय वो 14 दिन का नोटिस दे सकते हैं और ये पूरी तरह से वैलिड है। इसलिए हम कहेंगे भाई साहब अलाउड है आपको, आप दीजिए। जहां तक डिविडेंड का सवाल है आपके ऊपर पूरी तरह से प्रोहिबिशन है, इसलिए मेंबर्स का ये कहना है डिविडेंड दीजिए, वो पूरी तरह से गलत है। कहता नो लिमिट प्राइवेट कंपनी, नो लिमिट का मतलब क्या? अनलिमिटेड कंपनी, जो हम काम पढ़ते हैं बेटा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 92 में। कहता है हैविंग शेयर कैपिटल आपकी 10 लाख, वन ऑफ द क्रेडिटर्स मिस्टर सैम्यूल ने एक सूट फाइल किया है। क्रेडिटर है मिस्टर सैम्यूल ने केस फाइल किया एक शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट के नाम पे। अरे माना अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अप टू डेट्स ऑफ कंपनी होती है, लेकिन देखिए मेंबर से आप पैसे तभी ले पाएंगे जब पहले कंपनी बंद हो। अगर कंपनी बंद नहीं हुई आप सीधा मेंबर के ऊपर ना केस कर सकते हो ना आप उससे पैसे मांग सकते हो। कहता मिस्टर इनोसेंट हैज गिवन हिज प्ली इन द कोर्ट दैट ही इज नॉट लायबल एज ही इज जस्ट अ शेयर होल्डर। एक्सप्लेन, क्या मिस्टर सैम्यूल सक्सेसफुल होंगे? बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली मेंबर से पैसा मांग नहीं सकते हैं। वो तभी मांगोगे जब कंपनी क्या हो जाए? बंद। इसलिए हम कहेंगे कि भैया मिस्टर इनोसेंट ऐसा लायबल नहीं है, राइट। वो सिर्फ कंपनी उससे उसके शेयर्स के ही पैसे ले सकती है। ये तो कंपनी जब बंद हो जाएगी, और जब कंपनी बंद हो जाती है उसे कहते हैं लिक्विडेशन, और एक ऑफिसर अपॉइंट होता है उसे कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो वो ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी बंद होने के बाद मेंबर से पैसे मांग सकता है, तब आपकी लायबिलिटीज एज ए मेंबर क्या बनेगी? अनलिमिटेड, वरना नहीं मांगी जा सकती। इसके साथ मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आंसर जो आरटीपी के थे ये मैंने आपसे डिस्कस कर दिए एक एक क्वेश्चन के साथ अलॉन्ग विद आंसर। होप सो जो भी तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, पढ़ चुके होंगे, तो उनको ये थोड़ा सा कुछ मेरी तरफ से यूटिलिटी मिल पाएगा। सो ऑन दिस नोट मैं भी मेरा लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। गुड लक, गॉड ब्लेस। कोई भी डाउट हो प्लीज एनी टाइम आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल रिप्लाई, राइट। थैंक यू।